मेरी उम्र 38 साल है। मेरे शौहर की वफ़ात हो चुकी है। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। बेटा 22 साल का है और बेटी 19 साल की है। मेरे शौहर के जाने के बाद घर में हम 3 लोग ही रहते हैं। मेरे बेटे का नाम कामरान है और बेटी का नाम किरण है। हम लोग गांव से हैं मगर इस वक्त हम शहर में रहते हैं। मेरे शौहर की नौकरी की वजह से हम यहाँ आए थे। यहाँ शहर में आने के बाद मेरे शौहर ने शराब पीना शुरू कर दिया था। इसके बाद वो सारे पैसे शराब में ही उड़ाने लगे थे। इससे उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी। उनके इलाज में हमारे गांव के खेत भी बिक गए। मेरे शौहर सुबह शाम शराब पीते रहते थे। शराब की लत की वजह से हमारे पास एक पैसा भी नहीं बचा था। सब कुछ गिनवाने के बाद भी मैं उन्हें नहीं बचा पाई। अपने घर की इस हालत के लिए मैं अपने शौहर को ही जिम्मेदार मानती हूँ। अगर हमारे गांव के खेत ना बके होते तो मैं गांव में खेतों के सहारे गुजारा कर लेती। शौहर की वफ़ात के बाद किसी तरह मैंने बेटे को ग्रेजुएशन करवाया। इसने मोटर पार्ट्स का काम सीख लिया। इसे काफ़ी अच्छी तनख्वाह मिलने लगी थी। वो दूसरे शहर अपने दोस्त के पास रहकर काम करता था और हमें पैसे भेजता था। मेरी बेटी अभी पढ़ाई कर रही थी। पैसे इसी के अकाउंट में आते थे। 2 साल बाद जब कामरान घर आया तो वो अब जवान होकर एक मर्द बन चुका था। मैं इससे देखकर खुश हुई कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है। मैं सोच रही थी कि कुछ महीनों बाद उसकी शादी कर दूंगी। मैंने कामरान से शादी की बात की तो वो बोला, पहले घर बनवाना है, इसके बाद मैं खुद शादी कर लूंगा। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सब की जिंदगी बदल दी और मुझे इस वक्त इसका इल्म भी ना हुआ। बात यूं हुई कि एक दिन कामरान घर में सो रहा था। रात के 11 बजे थे। इसे पेशाब की हाजत हुई तो वो उठा। फिर इसे कुछ आहट सुनाई दी। इसने पीछे गाय वाले तवीले में जाकर देखा तो किरण एक लड़के के साथ नाजिबा हरकत में मसरूफ थी। इसने किरण को एक थप्पड़ मारा और इसे वहां से अंदर ले आया। इस वक्त कामरान ने किरण को डांटा और कहा, इतनी मेहनत से मैं पैसे जमा करके तुम्हें पढ़ा रहा हूं और तुम ये सब कर रही हो। किरण चुपचाप खड़ी होकर सब सुन रही थी। डांटते हुए कामरान की नजरें किरण को देख रही थीं। पता नहीं देखते देखते इसके दिल में अजीब ख्यालात आने लगे। वो किरण की छातियों को घूरने लगा। फिर वो इसे समझाने के लिए अंदर ले आया। इसे बिठाकर समझाने लगा लेकिन इसकी नजरें इससे हिट नहीं रही थीं। किरण जो थोड़ी देर पहले इस लड़के के साथ खुमारी में डूबी थी, इसका जिस्म पसीने से हल्का हल्का तर था। इसके जिस्म से आने वाली महक कामरान को नादानिस्ता मदहोश कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में अपनी बहन के साथ जिनसी ताल्लुकात की ख्वाहिश पैदा होने लगी। इसका दिमाग इस वक्त अपने कंट्रोल में नहीं रहा। इसने किरण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारे लिए ही ये सब कर रहा हूं। वो इसके कंधे को सहलाते हुए बोला, तुम जो कहोगी वो मैं करने को तैयार हूं। अगर तुम्हें ये सब करना ही है तो मेरे साथ ही कर लो। घर की इज्जत को इस तरह बाजार में क्यों बेच रही हो? किरण हैरानी से कामरान की तरफ देखने लगी। कामरान ने देखा कि किरण इनकार कर रही है तो इसने किरण के हाथ में 20,000 रुपए रख दिए। छोटी उम्र में इतने पैसे देखकर किरण की आंखें खिली की खिली रह गईं। कामरान बोला, ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान ही रहेगी। किरण पकड़े जाने से पहले काफी डरी हुई थी कि कामरान इसके साथ किया करेगा, मगर कामरान के इस तरह करने से वो कुछ रिलैक्स हो गई और उसके जिस्म की बुझी हुई अंगारे अभी वहीं पड़े थे। इसलिए किरण ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर वो इसके बालों को सहलाने लगा। वो बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। किरण अभी 19 साल की होने को थी, इसलिए इसका में ज्यादा बालिग नहीं हो पाई थी। इसे शायद पैसों का लालच आ गया था या फिर उसके जिस्म में भी अपने भाई के लिए जज्बात पैदा हो गए थे। कामरान भी अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। कामरान जो एक भारी भरकम मर्द बन चुका था, किरण उसके सामने बच्ची ही लग रही थी। अगली सुबह मैंने देखा कि किरण ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ तो वो बोली कि इसकी कमीज साइड से फट गई है, इसलिए इसे चलने में तकलीफ हो रही है। इस रात ने हमारे घर का माहौल बदल दिया। कामरान जो 1 महीने के लिए घर आया था, इस वाकये के बाद 2.5 महीने घर में रुक। मेरी आंखों के सामने किरण के जिस्म में तब्दीली साफ दिखाई देने लगी। इसका जिस्म भरने लगा था।
कामरान इसे चुपके से सूखा मेवा और फल खिलाता था। वो सेब की तरह लाल होती जा रही थी। मैं सोच रही थी कि कामरान के आने से वो अब भाई के साथ मिलकर अच्छा खाना खा रही है। मुझे इस दिन कुछ शक हुआ जब मेरे कहने पर भी किरण मेरे पास नहीं सोई। कामरान इसे कोने वाले कमरे में सोने के लिए कहता था और वो इसी की बात मानती थी। मैं बाहर बरामदे में सोती थी, इसलिए भाई बहन के ताल्लुक के बारे में मुझे पहले पता नहीं चल पाया। छुट्टियां गुजारने के बाद कामरान दोबारा ड्यूटी पर चला गया, मगर अब बहुत कुछ बदल गया था। इसने किरण को एक मोबाइल फोन भी दे दिया था। वो दिन भर फोन पर बातें करती रहती थी। मैंने सुनने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत धीमे बात करती थी। मुझे पता नहीं चल पाता था कि वो किससे और क्या बात कर रही है। इसके बाद कामरान और किरण ने मिलकर इसी शहर जहां वो नौकरी करता था जाने का प्लान बना लिया। उन दोनों के सामने अब एक मसला था कि मुझे कैसे तैयार किया जाए। वो दोनों मुझे यहीं घर पर छोड़कर जाना चाहते थे। जब उन दोनों ने साथ जाने की बात की तो मैं बोली, मैं यहाँ घर पर अकेले कैसे रहूंगी? वैसे भी इसकी पढ़ाई के दिन हैं जो अधूरी रह जाएगी। और वो बोला, माँ मैं इसे बस खाना बनाने के लिए साथ ले जाना चाहता हूँ। मुझे वहाँ नौकरी करते हुए खाने की परेशानी होती है। इसकी पढ़ाई यहाँ पर चलती रहेगी और ट्यूशन वहाँ कर लेगी। यहाँ आकर इम्तिहान दे दिया करेगी। जब मैं नहीं मानी तो कामरान ने कहा, माँ तुम भी साथ चल लो। कुछ दिन हम दोनों के साथ वहाँ रह लो। इसके बाद अगर चाहो तो वापस आ जाना, या फिर वहीं रह लेना। मैं उन दोनों की जिद के सामने मान गई। हम तीनों माँ बेटा और बेटी सामान समेटकर इसी शहर चले गए। वहाँ जो वाकया हुआ वो शायद किसी के साथ ना हुआ हो। वहाँ जिस घर में हम रहने वाले थे, इसमें नीचे एक कमरा था और उसके ऊपर सीमेंट का छेपोड़ा था। साथ में लोहे की सीढ़ी लगी हुई थी। ऊपर एक और वार्ड बना था, मगर वो इतना छोटा था कि वहां सीधे खड़े होकर नहीं चला जा सकता था। मैंने वो घर देखकर कहा, बेटा यहाँ तो नीचे सिर्फ एक कमरा है। हम तीनों इस छोटे से कमरे में कैसे सोगे? कामरान बोला, माँ मैं ऊपर सो जाऊंगा और आप दोनों नीचे सो जाएं। अगर आपको फिर भी तकलीफ हो तो किरण भी ऊपर आ जाएगी। आप आराम से यहाँ सो जाएं, टेंशन ना लें। यहाँ सब ऐसे ही सोते हैं। फिर हम लोग इसी तरह सोने लगे। 2-3 दिन हुए थे कि किरण कहने लगी कि इसे यहाँ नींद नहीं आती। नीचे गर्मी ज्यादा है, इसलिए हम ऊपर सो जाते हैं। मैं बोली, लेकिन ऊपर तो तुम्हारा भाई सो रहा है। वो बोली, तो फिर इसे नीचे बिला लेते हैं और हम ऊपर सो जाते हैं। मैंने कहा, अगर इसे यहाँ नींद नहीं आई तो वो अगले दिन ड्यूटी पर कैसे जाएगा? किरण बोली, अच्छा ठीक है, मैं भाई के पास ऊपर ही सो जाती हूँ। आप यहीं सो जाएं। मैंने कहा, लेकिन तुम दोनों वहां परेशान हो जाओगे। वो बोली, नहीं माँ मैं एक तरफ कोने में सो जाऊंगी। मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही। वो उठकर ऊपर कामरान के पास चली गई। फिर अगले दिन भी वो ऊपर ही सोई। मुझे अभी तक कोई शक नहीं था कि इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। 7-8 दिन हो गए थे किरण को ऊपर सोते हुए। एक रात की बात है कि मुझे पेट में दर्द होने लगा। ऐसा लगा कि मुझे उल्टी आएगी। फिर मेरे कपड़े खराब होने का डर था। मैंने सोचा कि ऊपर से कपड़े मंगवा लूं, मगर मैं बेटे को परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो सुबह से शाम तक ड्यूटी करके आता था। मैं खुद ही ऊपर चली गई। सारे कपड़ों के बैग ऊपर ही रखे थे क्योंकि नीचे जगह कम थी। नीचे किचन और बाथरूम था, इसलिए कपड़ों के बैग ऊपर रख दिए थे। जब मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी तो अंदर का नज़ारा देखकर मैं सकते में आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अपनी ही आंखों के सामने जो नज़ारा था वो मेरी समझ से बाहर था। फिर मैं कुछ संभली और चुपचाप नीचे आ गई। मुझे पता लग गया था कि कामरान किरण को यहाँ क्यों लेकर आया है। इस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार कामरान और किरण की तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ रही थी। मेरा पेट का दर्द भी गायब हो गया था। परेशानी में मेरी आंखों से नींद ही गायब हो गई। अपने शौहर के बारे में सोचने लगी कि अगर वो आज होते तो मेरे घर में ऐसा गुनाह कभी ना होता। मैं सोच रही थी कि कामरान और किरण को रोकने की कोशिश करूं तो कैसे करूं। अगर शिकायत करूंगी तो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर ना करूं तो उन दोनों का ये खेल चलता रहेगा। मैं बीच में फंस गई थी।
सुबह जब वो लोग उठकर नीचे आए तो जैसे सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मेरे मन में यही सवाल उठ रहे थे कि इस बात की शुरुआत कैसे करूं। कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब से भाई बहन के इस रिश्ते के बारे में मुझे पता लगा, मैं बहुत परेशान हूं। समझ नहीं आ रहा कि गलती किसकी है और इस गलती को कैसे ठीक करूं। इस दिन कामरान काम पर चला गया था। इसके जाने के बाद मैंने अपनी बेटी किरण से पूछा, तुम काफी थकी हुई लग रही हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? वो बोली, नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई कि इससे कामरान के बारे में बात करूं। फिर दिन किसी तरह निकल गया। रात के खाने के बाद मैंने किरण से कहा कि वो नीचे सो जाए और मैं ऊपर सो जाती हूँ। इसी दौरान कामरान भी आ गया। इसने ये बात सुन ली। फिर दोनों एक सुर में बोलने लगे, मम्मी आप लोहे की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाएंगी, आपके गिर जाने का खतरा रहेगा। मैंने कहा, नहीं बेटा, मैं चढ़ लूंगी, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी जोर देने पर वो दोनों मान गए, लेकिन किरण मेरे साथ ऊपर सोने के लिए तैयार नहीं हुई। कामरान बोला, मैं आपके साथ सो जाऊंगा, अभी कुछ देर नीचे आराम कर लेता हूं, बाद में आ जाऊंगा, तब तक आप ऊपर जाकर आराम करो। मेरी ये कोशिश थोड़ी काम करती नजर आई। मैं ऊपर जाकर लेट गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच में पड़ी थी कि बात मेरे कंट्रोल से बाहर तो नहीं हो रही। ये दोनों तो एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे। कुछ देर बाद मुझे आहट सुनाई दी। कामरान ऊपर आया तो मैंने आंखें बंद कर ली। इसने सोचा कि मां सो गई है, लेकिन मैं जाग रही थी। फिर वो देखकर चला गया। कुछ देर बाद मैं चुपचाप नीचे गई। मैंने देखा कि मेरा बेटा फिर से मेरी बेटी के साथ नाज़िबा हरकत कर रहा था। फिर कामरान उठकर ऊपर आने लगा। मैं जल्दी से ऊपर आई, आंखें बंद की और लेट गई। कामरान आकर देखने लगा। इसने सोचा कि मां सो गई है, मगर मैं नींद का नाटक कर रही थी। इसके बाद वो पानी पीकर फिर नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद मैं भी उसके पीछे चली गई। कामरान किरण से बोला, सो गई क्या जान? वो बोली, नहीं, आपके बगैर नींद नहीं आती भैया, आपका इंतजार कर रही थी। तुम मेरी जिंदगी हो। दुनिया में कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। किरण ने कामरान को आई लव यू कहा। मैं ये देखकर ऊपर आ गई और लेट गई। रात काफी हो गई थी और मुझे भी नींद आ गई। सुबह जब उठी तो कामरान मेरे बगल में सो रहा था। सुबह उठने के बाद सब कुछ नॉर्मल था। उन दोनों का रोज का यही मामूल हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे रोकूं। क्या वो घर से भाग जाएंगे अगर मैं सीधा मना करूं? क्या वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे? किरण और कामरान अब जैसे शौहर बीवी की तरह रहने लगे थे। कुछ दिन तक मैंने उनसे ठीक से बात नहीं की। फिर एक दिन मैंने मोबाइल पर एक साइट खोलकर इंटरनेट पर इसका हल ढूंढा। मैंने फैमिली के बारे में सर्च किया। मुझे इससे मुताल्लिक बहुत सारी वीडियोस मिले, मगर जो हल मिले वो इसके बरक्स थे जो मैं सोच रही थी। वेबसाइट्स तो फैमिली रिलेशन से भरी पड़ी थीं, जैसे इसका मज़ा तो फैमिली में ही है। इसके बाद मुझे कुछ हौसला हुआ कि शायद ये सब भी होता है। मगर किरण और कामरान के लिए मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था। उन पर मेरी कड़ी नज़र रहती, मगर फिर भी मुझे यकीन था कि वो कहीं ना कहीं वक्त निकाल लेते होंगे। मैं इस बारे बेबस थी। मैंने दोबारा उन्हें कभी ना पकड़ा। मगर फिर एक रात मैंने उन दोनों को आपस में बातें करते सुना। वो शादी की बात कर रहे थे। कामरान बोला, तुमसे जल्दी ही शादी कर लूंगा। किरण बोली, हाँ भाई, मैं बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। ये सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन सरक गई। वेबसाइट्स पर तो दिखाया गया था कि लोग फैमिली में छप छप कर करते हैं, लेकिन ये दोनों तो शादी और बच्चा पैदा करने की बात कर रहे थे। वो दोनों सोच रहे थे कि मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं सब कुछ जानबूझकर नज़रअंदाज कर देती थी। एक रात ऊपर वाले कमरे में 0 वॉट का बल्ब जलाकर मैं लेटी थी। अचानक मुझे बिजली के बोर्ड के पास सांप जैसा कुछ दिखाई दिया। ज्यादा वाज़ेह तो नहीं था, लेकिन वो सरक रहा था। मैं डर गई और जल्दी से नीचे आ गई। मैंने नीचे आकर बल्ब जलाया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कामरान और किरण को संभलने का मौका ना मिला। वो दोनों मजे ले रहे थे।
रोशनी होते ही किरण उठकर खड़ी हो गई और मुझे देखकर खुद को ढांपने की कोशिश करने लगी। वो दोनों काफी घबराए हुए लग रहे थे। मैं कामरान से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बहन के साथ ये करते हुए? सांप की बात अब मेरे दिमाग से निकल गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैंने गुस्से में किरण को 3-4 थप्पड़ लगा दिए। इसका गाल लाल हो गया। मैं कामरान के सामने ही इसे डांट रही थी और थप्पड़ लगा रही थी। कामरान चुपचाप सब देख रहा था। मैंने दोनों से कहा, इतने दिन से मैं सब कुछ नोटिस कर रही थी, लेकिन अपने घर की इज्जत के लिए कुछ ना बोल पाई। मुझे तुम दोनों के मुस्तकबिल की फिक्र थी। कामरान और किरण को जैसे सांप सूंघ गया। वो दोनों चुपचाप गर्दन नीचे करके मेरी बातें सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। कामरान ऊपर जाकर सांप को मार आया, लेकिन इसने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया। मैंने इससे खिड़की में जाली लगवाने को कहा, लेकिन इसने कुछ न कहा और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटकर सो गया। इसके बाद मैं भी नीचे आ गई। मैंने किरण को अपने पास बिठाया और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? वो तुम्हारा सगा भाई है। किरण फौरन बोल पड़ी, हम दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। कामरान मेरे लिए मेरा सब कुछ है। मुझे अपने भाई से प्यार करने में कोई शर्म नहीं। मैंने किसी का कत्ल तो नहीं किया, मैंने तो प्यार ही किया है। ये कहाँ लिखा है कि अपने भाई से प्यार करना गलत है? मैं बोली, लेकिन हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? तुम समाज का सामना कैसे करोगी? कामरान को भी ताने सुनने पड़ेंगे। किरण बोली, माँ, जब मेरा भाई कमा नहीं रहा था, जब हमारे घर में खाने को कुछ नहीं था, सब्जी नहीं बुनती थी, दाल रोटी भी महीने भर में 3-4 बार ही ठीक से बुनती थी, इस वक्त अब का ये समाज कहाँ था? इसकी बात का मैं कोई जवाब ना दे पाई। मेरे लाख समझाने के बाद भी इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। मेरी तालीम के बीच उसकी नासमझी और कम उम्री की नादानी आ गई थी। वो मेरी बात समझने की कोशिश भी नहीं कर रही थी कि इस रास्ते पर कितनी मुश्किलात हो सकती है। इस वाकये को 1 हफ्ता बीत गया था। कामरान मुझसे बात नहीं करता था। फिर एक दिन वो शराब पीकर आ गया। मैंने कहा, तुम पीकर आए हो? वो कुछ ना बोला और जाकर सो गया। अगली सुबह मैंने इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बचकर निकल गया।